संयुक्त राष्ट्र माने द यूनाइटेड नेशंस। नाम तो हम सबने सुना है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम क्या करता है? ये है क्यों? क्या ये दुनिया की सारी मुश्किलों का हल है या बस एक महंगी जगह जहां सब बैठ के बस बातें करते हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बहुत से लोगों के लिए ना संयुक्त राष्ट्र कुछ ऐसा दिखता है। जरा इन कार्टून्स को देखिए। ये 2006 के लेबनान संकट के वक्त के हैं। एक में देखिए दुनिया जल रही है और यूएन बस लाचार खड़ा देख रहा है। दूसरे में वो जंजीरों में जकड़ा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि जब दुनिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक तभी यूएन फेल हो जाता है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, अपरिहार्य या अप्रभावी। मतलब क्या ये इतना जरूरी है कि इसके बिना दुनिया और भी खतरनाक हो जाएगी, या फिर ये बस एक पुरानी चीज बनकर रह गया है जो आज की मुश्किलों के सामने बेअसर है। चलिए इसी बहस को आज कुरेदते हैं। अब इस कंफ्यूजन को समझते हैं। देखिए, यूएन की जो इज्जत है ना, वो हमेशा से दो किनारों के बीच झूलती रही है। जो लोग इससे पसंद नहीं करते वो इसे कहते हैं टॉकिंग शॉप, मतलब एक ऐसी दुकान जहां सिर्फ बातें होती हैं, काम धाम कुछ नहीं। लेकिन जो इसका समर्थन करते हैं वो इसे मानवता की सबसे बड़ी उम्मीद कहते हैं, शांति के लिए, सहयोग के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। तो सच क्या है? शायद कहीं बीच में। तो आखिर इस संगठन की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बहुत ही सीधा लेकिन दमदार आइडिया है, सहयोग की जरूरत, मतलब कॉपरेशन। आप देखिए, आज की दुनिया में जो हमारी सबसे बड़ी मुसीबतें हैं वो किसी एक देश के बॉर्डर में नहीं रुकती। कोई महामारी हो, क्लाइमेट चेंज हो या आतंकवाद, ये सब ग्लोबल चैलेंज है। इनसे अकेले नहीं निपटा जा सकता, सबको साथ आना ही पड़ेगा। यूएन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरशोल्ड ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र मानवता को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए बनाया गया था। ये लाइन ना यूएन को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करती है। इसका मकसद कोई जन्नत बनाना नहीं है। इसका मकसद बस इतना है कि दुनिया जहन्नम ना बन जाए। ये कोई सपनों की दुनिया बनाने के लिए नहीं, बल्कि असल दुनिया को पूरी तरह तबाह होने से बचाने के लिए है। और यहीं पर वो टॉकिंग शॉप वाली बात एक नया मतलब ले लेती है। जैसा कि शशि थरूर ने कहा था, युद्ध युद्ध से बेहतर है बकबक। मतलब जब देश आपस में बात कर रहे होते हैं तब कम से कम वो एक दूसरे पर गोलियां तो नहीं चला रहे होते। तो जिसे कुछ लोग इसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं, ये लंबी लंबी बहसें, ये चर्चाएं, वही शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है, लड़ाई को टालने का एक तरीका। अच्छा, तो इसे और आसान करते हैं। इसके मोटे मोटे 4 मेन काम हैं। पहला और सबसे जरूरी, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, देशों के बीच दोस्ती वाले रिश्ते बनाना। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक तरक्की में मदद करना। और चौथा, इन सारे मकसदों को पूरा करने के लिए एक सेंटर की तरह काम करना, जहां सब मिल सकें। अब ये लक्ष्य बहुत बड़े हैं और यहीं से सारी मुश्किलें भी शुरू होती हैं। अब जरा आज के हिसाब से सोचिए, जब कोई नई बीमारी फैलती है तो क्या वायरस किसी का पासपोर्ट देखता है? नहीं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र का लेवल हर किसी के लिए बढ़ता है, चाहे हेल्थ हो, पर्यावरण हो या इकोनॉमी। हमारी दुनिया आज इतनी ज्यादा कनेक्टेड है कि कोई भी देश अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। बस यहीं पर यूएन जैसी संस्था की जरूरत एकदम साफ हो जाती है। देखिए, यूएन को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आया कहाँ से। ये कोई शांति के समय में बनाया गया खूबसूरत सपना नहीं था। इसका जन्म युद्ध से हुआ था, इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई की आग में। इसे एक नाकामी से प्रेरणा लेकर बनाया गया था, इस एहसास के साथ कि इंसानियत को खुद से ही बचाने के लिए अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अजीब बात है ना? एक संस्था जो शांति के लिए बनी है, उसका नाम असल में एक लड़ाई वाले ग्रुप से आया है। यूनाइटेड नेशंस नाम शुरू में उन देशों का था जो एक्सिस ताकतों के खिलाफ मिलके लड़ रहे थे। ये पोस्टर हमें याद दिलाता है कि इसकी जड़ें जीत और हार में हैं। इसे युद्ध के विजेताओं ने बनाया था अपनी शर्तों पर, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका असर आज भी इसके स्ट्रक्चर पर दिखता है। और जरा देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। युद्ध अभी खत्म ही हुआ था और दुनिया भर के लीडर्स बेचैन थे कि ऐसी तबाही दोबारा न हो। अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर से इस आइडिया की शुरुआत हुई और देखिए, अक्टूबर 1945 आते आते यूनाइटेड नेशंस एक हकीकत बन चुका था। ये स्पीड दिखाती है कि उस वक्त मामला कितना जरूरी था।
हाँ, पर यूएन एकदम से हवा में नहीं बना था। ये समझिए कि ये कोशिश नंबर 2 थी, एक तरह का वर्जन 2.0। इससे पहले लीग ऑफ नेशंस बना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर वो बुरी तरह फेल हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को तो वो रोक ही नहीं पाया। तो यूएन बनाने वालों ने उस नाकामी से सबक सीखा था। वो जानते थे कि इस बार कुछ ऐसा बनाना होगा जिसके पास असली ताकत हो। और यहीं हम आते हैं यूएन के पावर सेंटर पर, और साथ ही उसकी सबसे बड़ी आलोचना की वजह पर भी। नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इन्हें ऐसे ही नहीं चुन लिया गया था। ये 1945 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजेता। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मानो 1945 में ही जम गया है, और आज के ज्यादातर झगड़ों की जड़ यही है। तो ये सब हमें आज कहाँ ले आता है? सुधार की मांग पर। सीधी सी बात है, दुनिया 1945 से अब बहुत आगे निकल चुकी है। तो सवाल ये है कि जो संस्था उस जमाने के लिए बनी थी, क्या वो आज भी काम की है, या ये बस एक पुराने ढांचे में फंस कर रह गई है? आज सबसे बड़ी बहस इसी बात पर है। जरा सोचिए, एक तरफ 1945 की दुनिया, तब प्रोपेलर वाले जहाज उड़ते थे, कोल्ड वॉर बस शुरू ही हो रहा था और दुनिया को वर्ल्ड वॉर के विजेता चला रहे थे। और दूसरी तरफ है आज की दुनिया। हमारे पास स्पेस स्टेशंस हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी एक दूसरे से जुड़ी है, और ऐसी नई ताकतें उभर आई हैं जिनकी 1945 में कोई गिनती ही नहीं थी। सोवियत यूनियन अब है नहीं, चीन एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन यूएन का जो पावर स्ट्रक्चर है वो कमोबेश वैसा का वैसा ही है। और ये जो पावर का डिसइक्विलिब्रियम है, ये सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में ही नहीं है। आईएमएफ को ही देख लीजिए, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दुनिया के 7 सबसे अमीर देश G7, उनके पास बाकी पूरी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा वोटिंग पावर है। इससे पता चलता है कि इन ग्लोबल संस्थानों में ताकत आज भी पुराने पैसे और रुतबे के हिसाब से बनती है, आज की आबादी या आर्थिक सच्चाई के हिसाब से नहीं। तो सुधार की जो पूरी बहस है वो 2 बड़े सवालों पर आकर रुक जाती है। पहला सवाल, फैसले कौन लेगा? ये सवाल है स्ट्रक्चर का, खासकर सिक्योरिटी काउंसिल का। क्या इसे आज की दुनिया के हिसाब से बदलना चाहिए? और दूसरा सवाल है, यूएन करेगा क्या? ये सवाल है उसके मिशन का। क्या यूएन को दुनिया का पुलिस वाला बनना चाहिए या एक सोशल वर्कर? इन्हीं सवालों के जवाब उसका भविष्य तय करेंगे। सुधार के लिए जो सबसे ऊंची आवाज उठ रही है वो है सिक्योरिटी काउंसिल को बड़ा करने की। जरा सोचिए, पूरे अफ्रीका और साउथ अमेरिका महाद्वीप से एक भी देश के पास परमानेंट सीट नहीं है। भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसे देश सालों से कह रहे हैं कि भाई अब दुनिया बदल गई है, ग्लोबल पावर का बैलेंस बदल गया है, और उन्हें भी उस बड़ी मेज पर एक पक्की कुर्सी मिलनी चाहिए। ये मांग आज की दुनिया की है, 1945 की नहीं। तो हम कहाँ खड़े हैं आज? एक अनिश्चित भविष्य के सामने। यूनाइटेड नेशंस आज एक चौराहे पर है। एक रास्ता उसे इतिहास का हिस्सा बना देगा, एक ऐसी संस्था जो वक्त के साथ चल नहीं पाई। और दूसरा रास्ता है बदलाव का, सुधार का, जो उसे 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। ये फैसला आसान नहीं है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी कि दुनिया यूएन का हिस्सा बनना चाहती है। 1945 में सिर्फ 51 देश इसके मेंबर थे, आज 193 देश हैं, मतलब दुनिया का लगभग हर देश। यह नंबर हमें बताता है कि एक ग्लोबल स्टेज पर साथ आने का, बात करने का और मिलकर काम करने का आइडिया आज भी उतना ही पावरफुल है जितना 75 साल पहले था। तो हम आपको इसी एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल सकता है जिसके लिए वो बनाई ही नहीं था? क्या ये अपनी 20वीं सदी की जड़ों को छोड़ के 21वीं सदी की हकीकत को अपना पाएगा? इसका जवाब सिर्फ यूएन का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि हमारा सबका भविष्य तय करेगा। एक ऐसी दुनिया में जिसे साथ मिलकर चलने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है।